हेलो एंड वेलकम टू कोटा गुरु। पिछली क्लास में हमने डिफ्रेंसिएशन को कंप्लीट किया था और इसका यूज हमने देखा था कि कैसे किसी फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा हम निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन सिंपल सा मीनिंग होता है डिफ्रेंसिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो उसी रिवर्स प्रोसेस में कैसे हम काम करते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं इंटीग्रेशंस में, वो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन, अगर आप देखें इंटीग्रेशंस, तो इंटीग्रेशन को हम ब्रॉडली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम पहला पार्ट जो है इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस कहलाता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसका सेकेंड पार्ट जो है उसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशंस, इसको मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ ताकि क्लियर रहे कि क्या चल रहा है। अब ये डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँगा, इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब पहले हम जान लें कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैं बताया कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, सो इंटीग्रेशन इज़ या इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझा रहा हूँ। पहले जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख रहा हूँ वाई इक्वल टू साइन एक्स, और वाई इक्वल टू यहाँ लिख दिया 1/, या सिर्फ लॉग एक्स या ln x लिख सकता हूँ यहाँ पे बेस पे ln x। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका dy/dx कितना होगा, गिवन फंक्शन का dy/dx, तो dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और साइन एक्स का क्या हो जाता है cos x, ये हमें पता है ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और log x या ln x का क्या होता है 1/x। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद से इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे ये मिला। अब इसका रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? रिवर्स प्रोसेस मतलब ये कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। मतलब अगर 2x दिया रहे तो मैं x स्क्वायर तक पहुँच जाऊँ, अगर cos x दिया है तो मैं sin x मुझे मिल जाए, 1/x दिया है तो मुझे log x मिल जाए या ln x मिल जाए। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिससे 2x से मुझे फर्दर x स्क्वायर मिल जाए, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इस प्रोसेस को निकालने के लिए हम यू टर्म एक साइन जो होता है, साइन को इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, जो उससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी मैं समझाऊंगा ये प्रोसेस ये कैसे आया यहाँ पे। अभी ये समझो कि ये जो 2x है इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे साइन एक्स, और 1/x को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा log x मिलेगा। यहाँ पे जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको मैं ये भी एक दूसरे तरह से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे बताओ कि अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy/dx को क्या बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो 2x क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है 2x, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है cos x, log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/x, राइट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर आपको पता है तो अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस फंक्शन मिलना चाहिए आपको। समझ में आया? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है इंटीग्रेशन? इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज गिवन। सिंपल सा मैं इसको समझा रहा हूँ। इंटीग्रेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज गिवन। तो इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of finding the function whose differential coefficient is given, right। जैसे
2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो 2x का है यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे मुझे फंक्शन वापस मिल जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशंस। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इंटीग्रेशन को कैसे हम शो करें, जैसे डिफरेंशिएशन को हम dy/dx यूज़ करते हैं शो करने के लिए, वैसे इंटीग्रेशन को हम कैसे शो करते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। जैसे मान लिया लेट कर लो आप, पहले लेट एक फंक्शन है y = fx, राइट, और इसको वो जब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने इसको किया तो मुझे मिला dy/dx, या उसी को बोलते हैं क्या, dy की जगह पे fx लिख सकते हैं यहाँ पे dfx/dx। और मान लिया इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद से जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो है कैपिटल fx। तो दोनों क्या अलग अलग फंक्शन है, जैसे साइन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या बनता है cos x, दोनों अलग है। तो वैसे ही यहाँ पे fx को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे कैपिटल fx मिल गया मुझे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से मैं इसको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे देखने के लिए। इस dx को मैं इधर वापस भेज रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं dfx = fx, कैपिटल fx है यहाँ पे, ठीक है, dx। और इस d को मैं हटाऊँ यहाँ पे, इस d को मैं इधर लेकर आऊँ तो fx = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d इनवर्स, यहाँ ऐसे, राइट, d इनवर्स ऑफ कैपिटल fx dx, राइट। अब ये जो d इनवर्स है इसको ऐसे ना लिख के हम मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशंस। देखो इस फंक्शन को, ये क्या है, कैपिटल fx का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट है fx का, स्मॉल fx का। तो कैपिटल fx को मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो क्या मुझे मिलना चाहिए, fx मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो मुझे fx मिल रहा है, किसको, कैपिटल fx को इंटीग्रेट करके। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से मुझे क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। तो इसी प्रोसेस, ये तरीका है लिखने का, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशंस। और ये कॉम्प्लेक्स ना दिखे इसलिए हम इसको लिखते हैं इस साइन से, इंटीग्रेशन का साइन अब ये इस्तेमाल करते हैं और इसे लिखते हैं कैपिटल fx dx। तो ये पार्ट क्या हुआ, ये कन्वर्ट करके इसमें साइन में कैपिटल fx dx। तो सिंपल इसको हम लिख सकते हैं fx = क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx। dx का मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफ्रेंशिएशन में हम किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y के, t के, s के, थीटा के, तो डिपेंड कर रहा है आप किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इस फंक्शन को, जो x का फंक्शन है अपने आप में, इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो मुझे ये वापस स्मॉल fx जो फंक्शन है वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग, क्लियर। अब देखते हैं इसको हम कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी या कुछ फंडामेंटल फार्मूला जो है किसी फंक्शन को कैसे निकालते हैं, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमने देखा कि कैसे इंटीग्रेशन को हम शो करें। अब पढ़ते हैं यहाँ पे फंडामेंटल या कुछ बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन, सबसे पहले बात करूं, अगर मान लो यहाँ पे दिया है x⁴n dx, तो याद करो x⁴n, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, ये आता था x⁴n - 1 इंटू n इंटू x⁴n - 1 लिखते थे, n से मल्टीप्लाई और पावर एक कम। तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा और डिवीजन होगा। n यहाँ क्या था, डिफरेंशिएशन में क्या है, पावर से मल्टीप्लाई और फिर पावर एक कम। तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, पावर में एक इंक्रीज और जो वैल्यू है उसे डिवीजन करना पड़ेगा। तो x⁴n dx की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x⁴n + 1, पावर में एक इंक्रीज कर दिया और जो डिवाइड किया
किससे डिवाइड करूंगा, जो पावर ऑफ जो न्यू पावर है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा n+1 से। याद रहे यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं हो सकती, अभी समझाऊंगा ये क्यों नहीं होगा ऐसा। अगर n की वैल्यू -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये अनडिफाइन हो जाएगा साइड का, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखना। और इसके अलावा एक और रीज़न है, बताऊंगा नेक्स्ट फॉर्मूले में। तो यहाँ अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो तो क्या वापस मुझे x⁴n मिलना चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, n+1 बाहर आएगा इधर मल्टीप्लाई और एक पावर कम तो x⁴n बचेगा, तो ये फंक्शन आपको मिल जाएगा वापस। दूसरा फॉर्मूला क्या है, e⁻x dx। इसकी जो वैल्यू होती है ये अगेन e⁻x को डिफ्रेंशिएट करो तो वही मिलता था e⁻x, तो e⁻x को इंटीग्रेट करोगे तो e⁻x ही मिलेगा आपको यहाँ पे। थर्ड जो है वो है ln x, यहाँ पे इसको करो आप 1/x करो, ठीक है। जैसे 1/x ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1/x था, तो 1/x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, ln x मिल जाएगा मुझे। ये विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा मुझे ln x। तो यहाँ देखो अगर 1/x को अगर मैं पावर ले जाऊँ x को ऊपर तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1, तो इसको लिख सकता हूँ x का पावर -1 dx या 1/x dx इक्वल टू ln x। यहाँ देखो x का पावर जब -1 होगा तो इस केस में n की वैल्यू क्या होगा, -1। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ ये फार्मूला काम नहीं करना, आपको यूज करना है ln x वाला, सिंपल सा यहाँ पे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको हम देखते हैं ये कैसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो sin x कब आता है, किसके डिफ्रेंशिएशन में sin x आता है, तो cos x में आता है। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, -sin x, याद होगा आपको। तो cos x का हो गया -sin x, तो -sin x का क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए cos x होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस हटा के मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कॉन्स्टेंट, तो sin x dx का हो गया क्या, -cos x, और cos x dx हमें पता है sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x हो जाएगा। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप याद रखना कब माइनस कब प्लस होता है, सिंपल सा आप डिफ्रेंशिएशन याद रखो। sin x का होता है डिफ्रेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x, तो -sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा cos x। तो माइनस मैं यहाँ से हटा के बस यहाँ कर दिया। वैसे ही आपको एक और फॉर्मूला याद होगा tan x का, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, tan x का डिफ्रेंशिएशन था sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। तो यहाँ पे sec² x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, मेरा मिल जाएगा मुझे tan x, राइट। वैसे ही अगर बात करूँ यहाँ पे sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, तो sec x का था sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स कर दो, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sec x, राइट। दो और फॉर्मूले थे जिसमें था, वहाँ पे बताओ cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, वो था -cosec² x। जैसे यहाँ पे tan का क्या था sec² x, तो वैसे ही cot का क्या था -cosec² x, तो -cosec² x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x, या माइनस में शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा cosec² x dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -cot x, बिकॉज cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, -cosec² x। वैसे ही अगर बात करें यहाँ पे जैसे sec x का क्या है, sec x इंटू tan x, तो sec का जैसे sec में है वैसे ही क्या cosec का होगा, तो cosec का डिफ्रेंशिएशन क्या था, वो था -cosec x इंटू cot x, तो -cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा cosec x, तो माइनस को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस केस में भी, अगेन cosec x इंटू cot x dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -cosec x। तो ये था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस। अब एक और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ dx √1 - x², अगर इसको इंटीग्रेट करोगे आप ऐसे, अगर कोई फंक्शन है इसको अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा sin इनवर्स
x, और यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है मॉड x की वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर x क्या होगा, अगर एक या x से ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा इस केस में, इसलिए मॉड x की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, या इक्वल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो हो जाएगा उस केस में नीचे। तो मॉड x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। इसमें एक और फार्मूला है dx ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करना है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। देखो ऐसे ये फंक्शन क्या 1 बाई, कन्फ्यूज मत करना यहाँ पे, 1 बाई अंडर रूट 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ लगा दिया हमने dx। तो यहाँ dx लगाओ या यहाँ dx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सेक स्क्वायर, सेक इनवर्स x होती है, और यहाँ x की जो वैल्यू है वो उसका मॉड x अगर ले तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, ऐसे एक और है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो होता है tan स्क्वायर x होता है, tan इनवर्स x, और यहाँ x कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशंस, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, ये दोनों फार्मूले यूज में आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस और मोस्टली ये दोनों यूज में आता है, और ये बहुत ही यूज में कम आते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। जैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन जब था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या था, 0 था। तो अगर 0 को मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या आना चाहिए, वो कांस्टेंट आना चाहिए, कुछ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है वो। तो वैसे ही जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको 0 लिख दूँ यहाँ प्लस 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, प्लस यहाँ हम लिख दिया यहाँ पे c, या सिंपल रिवर्स करके देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ c ऐड कर दूँ, c एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो भी क्या होगा, e टू द पावर x ही आएगा। इसको डिफरेंशिएट करूँ तो आएगा e टू द पावर x, करके देख लो, इसका हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c का हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो e टू द पावर x तो होगा ही, प्लस हो सकता है कोई कांस्टेंट जुड़ा हो उसके साथ, या हो सकता है ना जुड़ा हो, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना मस्ट हो जाता है जब हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। तो क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये आएगा, इसमें भी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये आएगा मुझे 1/x, या प्लस अगर c ऐड कर दूँ तो भी ये 1/x ही आएगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना मस्ट हो जाएगा। या इसको दूसरी तरह समझ सकते हो, अगर इसमें 0 ऐड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 का कांस्टेंट, 0 कब आता है किसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हो तो 0 कब आता है, जब वो कांस्टेंट फंक्शन हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। तो हर एक फार्मूले में हम कांस्टेंट मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, राइट। सब फार्मूले में क्या हो, कोई कांस्टेंट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, राइट, वो हमें पता नहीं है कांस्टेंट कितना होगा, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको पता करना होगा, या फिर कुछ ऐसा किस दिया जाएगा जिससे आप कांस्टेंट को पता कर सको। अगर नहीं पता कर सकते हो तो ये जो आंसर है उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस, राइट। जैसे बताया था अभी, इंटीग्रेशन दो तरह का, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस और एक था इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, हमें ये पता है कि ये पार्ट तो श्योर है, ये पार्ट डेफिनेट है, बट ये कांस्टेंट क्या हो सकता है हमें नहीं पता। दैट्स वाई होल जो आंसर है वो क्या होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। तो दिस इज द फार्मूला फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। अगर c की वैल्यू पता चल जाएगा तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस, राइट। तो ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद से कुछ और रूल्स देखते हैं, इंटीग्रेशन में कौन कौन से रूल्स हैं जो यूज होता है। तो ये था कुछ बेसिक फंक्शन जिसका यूज करना है आपको, और डिफरेंट फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ रूल्स क्या है इसमें, या थ्योरम कौन कौन से हैं इससे रिलेटेड। थ्योरम related to integration।
जैसे था डिफरेंशिएशन में, वैसे भी क्या इंटीग्रेशन में। पहला इसमें जो है, अगर मान लो कोई फंक्शन है fx dx, देखो यहाँ दो चीज़ है, एक c है एक fx है, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये बेसिकली ऐसे है, राइट। ये पूरा का पूरा क्या है, मेरा फंक्शन है c इंटू एफ, और उसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, सॉरी। तो इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वही चीज़ रहेगा जो x पे डिपेंड कर रहा हो। तो अगर मान लो यहाँ c जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे वेरिएबल्स को c जो यहाँ पे c है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट जो है 1 2 3 या कोई नंबर ही हो सकता है कोई भी अदर फंक्शन हो जो x पे डिपेंड ना कर रहा हो। तो अगर ये x पे डिपेंड ना कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, राइट। तो ध्यान देना, ये जो कांस्टेंट है अगर कोई नंबर है तो बाहर आ ही जाएगा ऐसे ही, बट अगर कोई नंबर नहीं है, कुछ और है वहाँ पे, कोई और वेरिएबल है, बट वो वेरिएबल x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो भी वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होता है जो x पे वेरी करता है यहाँ पे, या x पे डिपेंड करता है। तो c इंटू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। सेकेंड जो थ्योरम है वो है, अगर मान लो बहुत सारा फंक्शंस है एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एच एक्स, और इन सब फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू ये प्लस या माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, इन सब फंक्शन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो जुड़े हुए हैं इनको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स, ऐसे आप करके इंटीग्रेट कर सकते हो। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया है अब यहाँ पे 5x² dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर, सिर्फ बचेगा x² dx, और x² का क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा x⁴n वाला लगाओ वहाँ पे, तो हो जाएगा x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, तो हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई x⁴n+1, तो n क्या यहाँ पे 2 + 1 कितना जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, और प्लस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हमें पता नहीं है कांस्टेंट क्या होगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो ये होगा 5/3x³ प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शंस, राइट। वैसे ही अगर मान लेना दूँ मैं यहाँ पे a sin x dx, वेयर a क्या है, कांस्टेंट है विच डू नॉट डिपेंड ऑन x, इस केस में क्या हो, a बाहर आ जाएगा, तो a इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, याद होगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x का होना चाहिए cos x, बट यहाँ sin है तो क्या होगा माइनस cos x, तो ये a माइनस cos x प्लस c। तो ये था कुछ थ्योरम, दो थ्योरम इससे रिलेटेड। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर मान लो कोई सिंपल फंक्शन ना हो के कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो उस केस में हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब फंडामेंटल फंक्शंस ना हो, उसका क्या हो, उसमें कंपोजिट फंक्शंस हो, मतलब कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेट करते हैं। कैसे काम होता है ज़रा देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे y इक्वल्स टू हमने लिया है यहाँ पे 2x + 3 का होल स्क्वायर या क्यूब किया हमने यहाँ पे, राइट, और इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 क्यूब dx विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ क्या है, x का पावर 3 नहीं है यहाँ पे, यहाँ है 2x + 3 का पावर 3, राइट। तो ये फंडामेंटल या कहें कि जो बेसिक फंक्शंस है उसमें ये पार्ट नहीं है, बट इसको हम उसके जैसा हम इसको बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं 2x + 3 को मैं t मान लूँ या कोई अदर वेरिएबल मान लूँ, तो क्या हो जाएगा t³ या
अदर वेरिएबल का पावर 3 हो जाएगा। इस केस में वो हम चेंज कर सकते हैं इसको बेसिक फॉर्म में। तो इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लेट 2x + 3 को हम कोई अदर वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं, t मान लिया t। इस केस में ये जो है वो क्या चेंज कर जाएगा, वो हो जाएगा t⁻3 और यहाँ है क्या dx आ जाएगा, राइट। बट ये क्या है, t में है और ये x में है, और इंटीग्रेशन हम तभी करते हैं जब ये यहाँ x है तो यहाँ भी x हो, या अगर t है तो यहाँ t हो, राइट। तो सिंस t और x क्या है, x दूसरे से रिलेटेड है, तो हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ x होना चाहिए या फिर अगर यहाँ t है तो यहाँ t होना चाहिए। दोनों फंक्शन अगर फंक्शन और यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो दोनों अगर रहेगा सेम जैसा, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसको हम t⁴/4 नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे बचना है, क्योंकि यहाँ पे t नहीं, अगर ये t होता है यहाँ पे तो हम कर सकते थे, राइट। तो यहाँ dt कैसे लाए हम, तो dt लाने के लिए सिंस वहाँ dx है तो dx को हटाना है और उसे लिखना है dt। तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, यहाँ क्या है dx, प्रोसेस क्या है, ऑब्वियसली हमने 2x + 3 को t माना है, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x। t को हम विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, dt/dx इक्वल्स हो जाएगा 2 और ये वैल्यू देखा है 0 हो जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, dt इक्वल्स टू हो गया 2dx, या यहाँ से क्योंकि हमें dx हटाना है तो dx क्या हो जाएगा dt/2। ये जो है जो मैंने यहाँ पे किया, इसको हम दूसरे तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल इसको विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको लिखने का तरीका होता है 2dx + 0 इक्वल्स टू हो गया dt। सिंपल सा लिखने का तरीका है, ये वही चीज़ है। इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2dx + 3 का क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू होगा dt। सिंपल सा। और या फिर ये अगर नहीं समझ में आया तो आप ये समझ सकते हो। और ये वही चीज़ है, यहाँ से देखो dx कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा dt/2। ये तरीका जो है कई बार इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसको भी यूज टू हो जाओ कैसे यूज करते हैं। अब जहाँ dx है वहाँ हम dt/2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं सिंपल सा t³ और dx के जगह पे लिख दिया हमने dt/2, तो हो गया dt/2। अब यहाँ t है और यहाँ भी t है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ t³ dt, इसकी वैल्यू जो होगी 1/2 t³ कितना हो जाएगा, x का पावर n क्या था, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, तो हो जाएगा t⁻3+1 हो गया 4 डिवाइड बाई 4, तो फाइनली हो गया t⁴ डिवाइड बाई 2 × 4 हो गया 8। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल लेते हैं साइन, लेते हैं कॉस ω t + थीटा, और यहाँ हमने कर दिया dt। तो क्या करना है आपको, ज़रा देखो अच्छे से इसको, ये एक फंक्शन है और इसको t के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। अगर ये देखो यहाँ पे ये क्या फंडामेंटल फॉर्म में नहीं है या बेसिक फॉर्म में नहीं है, अगर यहाँ था cos t dt, तो इसका आंसर क्या होता, cos t dt का आंसर होता है, cos का होता है साइन, हो गया साइन t हो जाता, बट यहाँ t ना होके क्या है ω t + थीटा दिया हुआ है। तो अगर मैं किसी तरह से इसको कोई अदर चेंज कर दूँ, किसी अदर फॉर्म में चेंज कर दूँ सिंगल वेरिएबल्स में, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको इस केस में ले रहा हूँ मैं x लिया तो ओमेगा, क्योंकि t ले सकते हैं यहाँ पे, t ऑलरेडी दिया है, तो ω t + थीटा की वैल्यू हमने लिया x यहाँ पे अदर वेरिएबल्स। इस केस में क्या करना है, अगर मैं ये अगर x मान लिया तो ये जो हो गया आप चेंज करके किसमें, ये हो गया चेंज cos x हो गया cos x और यहाँ आएगा dt। अब मुझे dt चेंज करना है, dt क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x आना चाहिए, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dt कैसे लाएं, देखो ω t + थीटा इक्वल टू क्या था x, जहाँ ओमेगा और थीटा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट माना है,
ये क्या है, कांस्टेंट, राइट। अब इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें डी टी लाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ओमेगा डी टी प्लस थीटा कांस्टेंट है तो हो गया 0 इक्वल्स टू हो गया डी एक्स। अगर ये टर्म समझ नहीं आ रहा है कैसे कर रहा हूँ, तो सिंपल एक्स को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से कितना हो जाएगा ओमेगा प्लस 0। यहाँ देखो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो होगा ओमेगा प्लस थीटा का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा डी टी, या फिर डी टी हमें निकालना है क्योंकि डी टी हटाना मुझे, तो डी टी कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन ओमेगा, राइट। यहाँ से भी क्या आ जाएगा डी एक्स डी टी कितना आएगा, यहाँ में डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन ओमेगा। तो जहाँ जहाँ डी एक्स डी टी है वहाँ डी एक्स अपॉन ओमेगा ले सकता हूँ। तो इसको लिख दिया मैंने, क्या इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए यूज किया था आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और डी टी की जगह पे लिख रहा हूँ डी एक्स अपॉन ओमेगा, तो डी एक्स अपॉन ओमेगा। सिंस ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, हो गया ओमेगा 1 बाई ओमेगा, और ये बचा कॉस एक्स डी एक्स, तो हो गया कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो 1 बाई ओमेगा साइन एक्स, राइट। अब एक चीज़ मैं पिछले क्वेश्चंस में भूल गया बताना आपको, ये जो हमने x माना है ये हमारा ओरिजिनल में क्या है, x नहीं था, यहाँ पे t था, तो हमें फर्दर क्या करना पड़ता है, t के फॉर्म में मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ओमेगा साइन एक्स, ये हो क्या साइन एक्स अपॉन ओमेगा। तो x के जगह पे x क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू थी ओमेगा टी प्लस थीटा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ओमेगा टी प्लस थीटा पुट कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डिवाइड बाई ओमेगा। इस तरह से हम बाय सब्स्टिट्यूशन हम किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या है, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफ्रेंसिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आया है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डिवाइड बाई ओमेगा। सिंपल से देखो, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ओमेगा टी प्लस थीटा का जो भी डिफ्रेंसिएशन होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो सिंपल सा अगर ट्रिक ये इस्तेमाल करो तो ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे अगर दिया है यहाँ पे e टू द पावर 2x प्लस 5 और यहाँ लिख दिया dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल e का पावर x जो है वो लिख दो, e का पावर 2x प्लस 5, क्योंकि e का पावर जो भी हो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वही रहता है। और यहाँ x नहीं है तो क्या होगा, यहाँ जो भी x के जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 5 है तो यहाँ लिख दो 2x प्लस 5, और साथ साथ में मुझे डिवीजन करना पड़ेगा। याद होगा आपको डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते थे हम, अगर e टू द पावर x के जगह पे 2x प्लस 5 होता और इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है यहाँ पे, तो क्या होता है इसका e टू द पावर 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे, तो हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस केस में हम 2 से मल्टीप्लाई करके हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। जैसे tan x का अगर मैं निकालूं tan x dx, तो इस केस में सिंस आपने देखा था tan का कोई फार्मूला हमने नहीं बताया था जब मैं बेसिक फार्मूला बताया था, तो tan को लिख सकता हूँ क्या मैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan को लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x dx, राइट। अब इस केस में हम कैसे यूज करेंगे, अगर मैं cos x को मैं t मान लूँ, यहाँ पे cos x को अगर मैं t मानता हूँ, इस केस में इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा है तो क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x dx इक्वल टू हो जाएगा dt, राइट। तो cos x इसको विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट कर दो, तो माइनस sin x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। या सिंपल देखें यहाँ पे आ रहा है sin x dx, तो ये जो पार्ट है sin x dx इसको मैं ओवरऑल
क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस डी टी। तो ये पार्ट, ये इसको माना 1 cos x को माना मैंने t, और उसके हेल्प से क्या हुआ, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हम डी टी लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ क्या, माइनस डी टी, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, और cos x को मैंने t माना था तो ये हो गया वहाँ पे 1/t, माइनस बाहर आ गया तो हो गया डी टी अपॉन टी। याद होगा ये किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x dx की वैल्यू क्या था, ln x था, तो ये हो जाएगा माइनस ln t, राइट, माइनस ln t। अब t क्या है, t तो फंक्शन में था ही नहीं, तो t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था इस फंक्शन में, सॉरी यहाँ पे tan x में हमने एज्यूम किया था यहाँ पे cos x इक्वल टू t, तो t जहाँ जहाँ t है वहाँ हम लिखेंगे cos x, तो ये हो जाएगा माइनस ln cos x, या इसको और अच्छे से माइनस साइन क्या है यहाँ पे, यहाँ आ सकता है, तो हो जाएगा ln cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 तो हो गया 1/cos x, तो हो जाएगा 1/cos x, तो हो गया ln 1/cos x, या 1/cos x होता है sec x, तो हो गया ln sec x, ln sec x। तो हम देख रहे हैं tan x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ln sec x होता है। तो इस तरह से हम बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हम बहुत सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो बेसिक फंक्शन के फॉर्म में नहीं होंगे। अब बात करने जा रहे हैं, यहाँ तक तो हमने देखा डेफिनेट इंटीग्रेशंस, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी ये पार्ट था इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ जो बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर मान लो यहाँ लिखा है मैंने dx, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंस यहाँ क्या है 1 है, कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1 है वहाँ पे, तो 1 का क्या होगा, x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ x, और यहाँ पे c लगा सकते हो कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर मान लो dw लिखे यहाँ पे dw, तो क्या होगा w प्लस c। वैसे ही यहाँ कुछ भी लिखो यहाँ dt, तो क्या हो जाएगा, यहाँ t प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। तो देख रहे हो कैसे ये वेरी कर रहा है। अब ये है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कई बार क्वेश्चंस में यूज करेंगे ऐसे ही, आपको बस देखना है कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं। वेरिएबल चेंज होगा तो क्या होगा, ये भी चेंज कर जाएगा, यहाँ dw है तो यहाँ w हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ x होगा, राइट। अब थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशंस, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है डेफिनेट मतलब जो पता हो, श्योर हो कि हाँ यही होगा। जैसे इनडेफिनेट में कांस्टेंट के वजह से क्या था, वो फंक्शन को श्योर नहीं था कि कौन सा फंक्शन है, वो कांस्टेंट कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, तो दैट्स वाई उसको बोलते थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। बट इस केस में क्या होगा, अगर हम फंक्शन को कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए या उसको कैसे भी रिमूव कर दें हम, तो जो फंक्शन मिलेगा वो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस। तो आइए देखते हैं इसमें, इसको लिखने का तरीका जो होता है वो होता है इंटीग्रेशंस। अगर मान लो यहाँ fx dx है, और लेट एज्यूम कर लो आप पहले थोड़ा सा कि fx y इक्वल टू क्या मान लिया fx है, और ये जो fx है इसका डिफ्रेंसिएशन जो है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ fx जो है वो हमने ले लिया है कैपिटल fx को, राइट। मतलब fx जो फंक्शन है स्मॉल fx का, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो कैपिटल fx है। तो आपको हमने एज्यूम कर लिया है, इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। अब यहाँ पे मैं कैपिटल fx चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल fx है, fx dx। इसको लिखने का जो तरीका होता है ये होता है, यहाँ पे अगर यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ एक लोअर लिमिट होता है, यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू a, और लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू b। इसका मतलब होता है ये जो पार्ट यहाँ लिखते हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ x, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ x। ये बात जो है ये जब मैं पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशंस, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे।
अभी बस ये समझो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे हम लिखते हैं और उसको हम कैसे उस पर काम करते हैं। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन का साइन है उसके नीचे रखता है x इक्वल टू ए, या सिंपल a और b लिख दिया है तो भी मानते हैं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है, राइट। अगर यहाँ dx है तो ये जो वैल्यू होती है x की वैल्यू मान के चलते हैं। अगर यहाँ dt होगा तो यहाँ t की वैल्यू ये होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इस केस में देखें, सिंस स्मॉल एफ एक्स का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या है, कैपिटल एफ एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स होगा। तो कैपिटल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे उसको लिखेंगे हम कैपिटल एफ एक्स, यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स, सॉरी स्मॉल एफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और ये लिखने के बाद से हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ऐसे ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब ये है कि एक बार इस फंक्शन में b पुट करो, राइट। इसका मतलब ये है, लिखने का तरीका क्या होगा, इस फंक्शन में b पुट करो और एक बार इस फंक्शन में a पुट करो और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अपर लिमिट वाले में से हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस। अब देखते हैं कि यहाँ पे c कहाँ गया। तो अगर अच्छे से हम देखें इसको, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स और यहाँ a और b लिखा है यहाँ पे, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस हम c लिखते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या, उसमें श्योर नहीं रहेगा कि ये एफ एक्स है या एफ एक्स प्लस समथिंग है। तो c अगर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो इनडेफिनिट के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम ये a और b को भूल जाएंगे और जैसे ही हमने ये लिखा, सिंस ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो a और b लिमिट लगा यहाँ पे, तो यहाँ लगा दिया हमने a और b। अब इसको फर्दर जहाँ जहाँ x है पहले b पुट करते हैं, देन माइनस करके जहाँ जहाँ x है वहाँ b पुट करके आंसर निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाए, एफ बी प्लस सी माइनस, अब ए पुट करते हैं इसमें, एफ ए प्लस सी। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन होते ही ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ ये माइनस है और ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो ये सी से क्या होगा, ये सी कट गया, यहाँ पे बचा क्या, एफ बी माइनस एफ ए। तो बेसिकली यहाँ पे सी जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं, एफ बी माइनस एफ ए यूज करके डायरेक्टली हम काम चला लेते हैं और इससे आंसर आ जाता है। तो ये था कुछ ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन का मेथड, कैसे हम काम करते हैं। इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई पूछे आपसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ 2 से 3 कर दिया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा x 2 + 1 होगा 3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ लगा दिया हमने 2 3, मतलब x जहाँ जाएगा फंक्शन में x होगा वहाँ पे 3 पुट करेंगे, माइनस जहाँ जाएगा फंक्शन में x होगा वहाँ 2 पुट करके माइनस कर देंगे। तो यहाँ 3 पुट करते हैं तो होगा 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा मेरा 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 9 माइनस 8 बाई 3। तो इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा ये 27 माइनस 8 हो जाएगा 27 माइनस 8 हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 3। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और यहाँ हो गया पाई बाई 6 to पाई बाई 2, राइट। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो हो गया माइनस कॉस एक्स और पाई बाई 6 नीचे लोअर लिमिट हो गया पाई बाई 6 और यहाँ हो गया पाई बाई 2। माइनस को बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो गया माइनस कॉस एक्स पाई बाई 2, पहले पूरे पुट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 0 माइनस
कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो यह कॉस 30 हो गया √3/2। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस √3/2। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज करते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे और क्वेश्चंस, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ g(m1 m2) डिवाइड बाई r dr, अगर यार है तो ये होगा dr। इसकी वैल्यू अगर निकालने के लिए कोई पूछे तो कैसे करेंगे। सेकेंड, ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। वैसे ही अगर मैं दूंगा आपको इसकी वैल्यू कैसे, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, देखो g(m1 m2) क्या है, कांस्टेंट दिया रहेगा आपको वैसे तो, और ये इंटीग्रेशन का जो लिमिट है r/2 से r, और इसको हमने 0 से 2 कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। तो पहले इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, उसके बाद से लिमिट लगाएंगे अपना, इसमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो यहाँ जो कांस्टेंट है पहले तो उसको कांस्टेंट को बाहर कर लिया हमने, तो g(m1 m2) क्या हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r dr, और लिमिट क्या है r/2 to r। क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, इसे देखो 1/r dr क्या होगा, 1/x dx जैसा है, तो 1/x dx का क्या था ln x, तो वैसे 1/r dr का क्या होगा ln r हो जाएगा। तो ये जो होगा g(m1 m2) ln r, और यहाँ लिमिट लगा देंगे r/2 से r। क्या करना होता है, एक बार r पुट करना है, एक बार r/2 माइनस कर देना है, तो क्या g(m1 m2) ln r माइनस ln r/2। क्लियर। अब देखो इसको, ये क्या है log a माइनस log b, तो क्या है log a/b, तो g(m1 m2) ये हो गया ln r माइनस डिवाइड बाई r/2। ये r से r कैंसिल किया, ये 2 कहाँ चला गया टॉप पे, तो यह ln 2 बचेगा। हो गया g(m1 m2) ln 2। ln 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसलिए यहाँ पे देखो log का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको। ln 2 मतलब क्या हुआ, log 2 बेस e, राइट। और हमें पता है कि किसी भी ln को हम log 10 पे कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है 2.303 log 10 बेस पे चेंज हो गया, और 2 है तो यहाँ 2 आ गया, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो बेस चेंज होता है 10 हो जाता है। तो ये हमने बेस चेंज कर दिया। अब हमें पता है log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी है, 0.303 होती है, तो हो गया 2.303 इंटू 0.303। इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 0.693 के अप्रॉक्स। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 0.693 g(m1 m2), दिस इज द आंसर। अब ये जो है क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, इसको कैसे करोगे। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ देखो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, तो 2 पाई क्या होगा बाहर, फिर इंटीग्रेशन का साइन है और dl है, इस dl मतलब इसको l के रेस्पेक्ट करना है, और वैल्यू क्या है √l। √l को क्या ले सकते हैं हम, 2 पाई l का पावर का हाफ, और हाफ क्या जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा √l को हम लिख सकते हैं क्या, l टू द पावर -1/2 dl। और यहाँ जो भी लिमिट है 0 से 2, 0 से 2 हम लगा देंगे इसको। अब l टू द पावर -12 है, तो l टू द पावर -12 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 बढ़ाना है मुझे, और जो भी वैल्यू आएगा उसे हमें डिवाइड करना है। तो वैल्यू क्या आएगा, हाफ प्लस 1 कितना होगा, +12, तो क्या 1/2।
तो ये हो जाएगा l का पावर हाफ डिवाइड बाई l 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 2l टू द पावर हाफ, इसकी वजह जाएगा 2√l। समझ में आया कैसे आया? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई, और इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 2√l, तो हो गया 2√l, और यहाँ पे लिमिट क्या है 0 से 2, तो हो गया 0 से 2। 2 क्या है कांस्टेंट, बाहर आ गया तो हो गया 4 पाई, और रूट के अंदर क्या जहाँ जहाँ l है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, फिर 0 पुट करके माइनस कर देंगे, तो हो गया √2 माइनस √0, ये तो ख़त्म हो गया 0, और हो जाएगा 4 पाई √2। दिस इज़ द आंसर। इस तरह से हम किसी भी फिजिक्स में प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम अगर राइज करता है तो वहाँ पे हम ऐसे ही इंटीग्रेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यहीं तक इसको लेक्चर को हम एंड करते हैं।